नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आज की चर्चा और मैं हूं कवींद्र और आज हम चर्चा करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा साहब के एक कॉन्सेप्ट की। उन्होंने कहा है कि 2024 तक ये मुमकिन हो सकता है कि कुछ चुनिंदा मतदाताओं को रिमोट वोटिंग का फायदा मिल पाए, यानी कि वो मतदाता जो कि पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाते हैं चुनाव के दरमियान वोट देने के लिए, उनके लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था का विकल्प चुनाव आयोग देख रहा है। हमने देखा है कि आज़ादी के बाद पिछले 7 दशकों में किस तरीके से मतदान का तरीका बदला है और उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और इसके पीछे चुनाव आयोग के 2 बड़े मकसद रहे हैं कि चुनाव में हर मतदाता ज़रूरी है और उसके एक वोट की वैल्यू है, और इसीलिए उसका वोट मतदान में शामिल हो, इसकी कोशिश होती रही है। और वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता, यानी कि जो भी तकनीक या जो भी तरीका या जो नए विकल्प चुनाव आयोग सामने लेकर आया है, उनकी पारदर्शिता हो और उन पर भरोसा मतदाताओं को होना चाहिए। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि अब कुछ नए विकल्पों की जब बात चुनाव आयोग कर रहा है, जिसमें कि रिमोट वोटिंग की बात हो रही है, ये कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है, इसका फायदा क्या होगा, और साथ ही साथ एनआरआई यानी कि वो भारतीय जो कि विदेशों में रहते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है, उसमें से 60% करीब वोटर हैं, उनको भी वोटिंग का फायदा यानी कि मतदान वो कैसे किसी दूसरे देश में रहकर भारतीय मतदान में हिस्सा ले पाएं, उसके लिए क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं, इस पर भी चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो समझेंगे कि बदलते माहौल में क्या नई तकनीक या क्या नए मॉडल चुनाव आयोग एडॉप्ट कर सकता है, उसका दायरा क्या होगा, चुनौतियां क्या होंगी और भारतीय लोकतंत्र के नजरिए से उसका फायदा क्या होगा। और आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमित दुबे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। अमित जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करूंगा ओपी रावत साहब आपसे, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग की अगर हम बात करें और आज़ादी के बाद से लगातार हमने नए सिस्टम को अडॉप्ट किया है, इवॉल्व किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और अपने तरीकों में उसको ज़्यादा मजबूत किया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुनील अरोड़ा साहब, उन्होंने कहा है कि 2024 तक एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा हो रही है, जिसमें जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनके साथ बातचीत चल रही है और एक जो मॉडल है, प्रोजेक्ट है, उसकी बातचीत शुरू होती दिख रही है। ये है चुनिंदा मतदाताओं को रिमोट वोटिंग का। इसे कैसे देखते हैं और आज के इस दौर में कितना महत्वपूर्ण या कितना जरूरी लगता है आपको? आपने बहुत सही कहा कि चुनाव आयोग का सतत प्रयास रहता है कि अपने हर मतदाता को मतदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराए। इसी दिशा में बहुत पहले सीडैक पुणे को एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें वन वे इलेक्ट्रॉनिक जर्नी का समावेश किया गया था, और ये ई पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर्स के लिए 2017 में चालू भी कर दिया गया रूल्स में अमेंडमेंट के बाद। और उसके परिणाम इतने अच्छे हुए कि जहां हिमाचल प्रदेश, गुजरात इलेक्शन में पहले 1-2% ही सर्विस वोटर पार्टिसिपेट कर पाते थे, मैंने देखा कि जब ई पोस्टल बैलेट चालू हुआ तो करीब 67% सर्विस वोटर्स, सेना के लोग और पुलिस फोर्सेस के लोग, वो पार्टिसिपेट कर सके। तो ये बहुत अच्छी पहल थी। अब इसका रिटर्न जर्नी, बैलेट का रिटर्न जर्नी भी पोस्टल के बजाय इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए, इसका भी प्रोजेक्ट उसी समय सीडैक को दिया गया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने अन्य तकनीक को शामिल करने के लिए कुछ और एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया इस प्रोजेक्ट में। और अब जो सुनील अरोड़ा साहब ने, वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कहा है, मुझे लगता है इन सभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए कहा होगा। 3 चीजें इसमें आती हैं। पहली चीज तो यह है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर। तो ये चुनिंदा वोटर उन्होंने इसीलिए कहा है कि ऐसे वोटर जो अपने बायोमेट्रिक डेटा से, क्योंकि विदेश में और हर जगह जो है पोलिंग एजेंट तो होते नहीं, कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि ये सही वोटर है, इसलिए बायोमेट्रिक डेटा को एक्सेस करने की जो अनुमति देते हैं, उनको ही रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि अपने पास आधार का डेटाबेस है, उससे हमें मिल जाएगा कि बायोमेट्रिकली ये आदमी वही है जो हमारी वोटर लिस्ट में है। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ बैलेट।
सिक्योरिटी ऑफ बैलेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों को कतई विश्वास नहीं होगा कि ये ठीक से वोटिंग हुई है। अभी भी आप देखिए ईवीएम पे गाहे बगाहे सवाल उठाते रहते हैं जो भी हारे हुए प्रत्याशी होते हैं, तो उस पर भी बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सिक्योरिटी ऑफ बैलेट के लिए जरूरी होगा कि पूरी पारदर्शी व्यवस्था हो, कि जो वोटर वोट डाल रहा है उसे भी विश्वास हो कि हमारा वोट हमने जिसको दिया है उसी को जा रहा है, उसी के पक्ष में ये मतगणना में शामिल हो रहा है। दूसरे जो बाहरी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स, उन्हें भी इसमें विश्वास हो। तो ऐसी सिक्योर टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो गई है और अगर उसकी टेस्टिंग हो गई है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को विश्वास में लेकर ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करके उनके सामने इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके इसको अनवेल किया जा सकता है, इसको लागू किया जा सकता है। ओके अमित जी, जैसे कि कहा सर ने कि ये लंबा एक प्रोसेस है और इसकी शुरुआत हुई थी, एक एक करके इसे जोड़ा जा रहा है। मैं अगर तकनीक के नज़रिए से समझूं, किस तरीके से मुमकिन दिखता है, क्योंकि अरोड़ा साहब इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो विश्वास या पारदर्शिता की बात होती है, ट्रस्ट फैक्टर की बात, उन्होंने कहा कि इसे इंटरनेट से जोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। और ऐसे में ये जो सिस्टम होगा, जब हम रिमोट वोटिंग की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ चुनिंदा मतदाताओं के लिए एक विकल्प के तौर पर चुनाव आयोग चाहता है, क्या विकल्प हम देखते हैं तकनीकी लिहाज से? देखिए, तकनीकी लिहाज से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है आज की डेट में, जिसको लेकर आप कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, उसका कोई एक ओनर नहीं है, उसकी कोई ऐसी मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है, और वो सारे काम करता है जो कोई एक बैंक के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो मनी ट्रांजेक्शन हो, चाहे कन्वर्जन हो, लेंडिंग हो। और उसकी जो पारदर्शिता है वो इतनी ज्यादा है और उसका ट्रस्ट फैक्टर इतना ज्यादा है कि कोई एक शख्स या कोई ऐसी बॉडी के बिना भी वर्ल्ड वाइड वो चल रहा है, ग्रो कर रहा है, लोग उसमें एक्सचेंज में पैसा यूज करते हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक तकनीकी के कारण ही संभव हुआ है कि तकनीक पर इतना भरोसा है। जब आप किसी बैंक को यूज करते हैं तो किसी सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं। यहाँ पर तकनीकी खुद वो सारे ब्लॉकेज खत्म कर देती है। आप देखें, जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, इसमें कोई भी चीज आप मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली डेमोक्रेटिक होता है। तो अब ब्लॉकचेन का यूज बाकी जगह भी हो रहा है और भारत सरकार ने और नीति आयोग ने काफी खुले तौर पर प्रमोट भी किया है कि ब्लॉकचेन का यूज अब लॉजिस्टिक्स में, एग्रीकल्चर में, कहीं पर भी जहां पर निर्णय लेना हो, जहां पर जनतांत्रिक निर्णय लेना हो, वहां पर बिल्कुल यूज हो सकता है। और ये एक बहुत अच्छा तकनीक होगा जो हमारे इलेक्शन और जो वोटर सिस्टम है उसमें भी यूज किया जाए। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जो आप ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं हम लोग, कि जब आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाते हैं तो वो बाई डायरेक्शनल ही होता है। जब आप वोट दे रहे हैं किसी भी पार्टी को और वो एनोनिमाइज्ड हो जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन भी एनोनिमाइज्ड है, उसमें कौन पैसा ट्रांसफर कर रहा है ये पता नहीं होता, क्या पैसा ट्रांसफर किया, किसने किसको किया, ये चीज लेजर ओपन है, पर वो व्यक्ति की जो रियल आइडेंटिटी है वो हिडन होती है। इसी तरह से जब आप वोट कर रहे हो तो आप किसको वोट कर रहे हो, किसने किसको किया, वो उसको एक डायनेमिक आईडी क्रिएट करके वो वोटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। और आप जब चेक करना चाहो तो आप वापस भी चेक कर सकते हो कि आपने किसको किया था, वो सिस्टम में वही गया या नहीं गया, लेकिन कोई और उसको चेक नहीं कर सकता। तो ये चीज तकनीक के द्वारा पूरी तरह से संभव है। मेरे ख्याल से ये बहुत दूरगामी परिणाम लेके आएगी, क्योंकि आज भी यदि आप पिछले कुछ इलेक्शंस देखें तो हमने ऐसे कई सारे सीट देखे जहां पर 1000, 500, 200 वोट से भी लोग डिफरेंस में जीते हैं। अब इसका जो सीधा सीधा फर्क पड़ता है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम है या कई लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो लाते हैं और करते हैं, उनको मौका मिलता है, जो आज की डेट में सर ने कहा कि इलेक्टोरल बैलेट के थ्रू शुरू हुआ था पहले, अभी पोस्टल बैलेट के थ्रू, अभी यदि हम इंटरनेट के थ्रू कर दें तो मेरे ख्याल से ये एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन आगे जाके हो सकता है ये प्राइमरी वे ऑफ वोटिंग हो जाए। लोग इसी को प्रेफर करें क्योंकि लाइन में लगकर वहां शायद काफी लोग नहीं जाते हैं, वोटिंग नहीं करते। तो एक जनतांत्रिक तरीके से भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। जितना ज्यादा वोट होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे और उतना प्रभावी निर्णय लेने में आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि हाँ भाई इतने लोगों ने चीज कही है। आप ये चीज मेरे ख्याल से अदरवाइज पॉसिबल नहीं थी। ईवीएम पर जैसे लोग सवाल कर रहे हैं वैसे टेक्नोलॉजी पर इस पर भी सवाल करेंगे, मुझे पता है, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि आप जिस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को बाकी पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, और वही टेक्नोलॉजी हम यदि सिस्टम में लगाते हैं तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए। सिस्टम डेमोक्रेटिक ही होता है, इसमें कई सारे प्लेयर रोल प्ले करते हैं, इसमें कोई एक बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होता।
और एल्गोरिथमिक बेस्ड होता है, एनोनिमस भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। आपका टाइम भी बचता है और जो पूरा प्रोसेस होता है ईवीएम का, ट्रांसफर का, मेंटेन करने का, वो भी मेरे ख्याल से काफी बड़ा खर्चा होता है हर बार सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि हम एक बहुत कम खर्चे में बहुत सुदृढ़ तरीके से एक वोटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। ओके रावत सर, जैसे कि कह रहे हैं अमित कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए, कुछ इसी का इशारा भी अरोड़ा साहब ने किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पारदर्शिता के साथ गोपनीयता, ये दोनों चीज़ें जितनी महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के लिए हैं, और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जब हम मतदाता के नज़रिए से देखते हैं तो उसका जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो कैसे बिल्ड होगा, और अगर इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, वो वोटर जो किसी भी ऐसे ज़रूरी कारणों से या फिर मैं कहूँ कि शारीरिक वजहों से या दूसरी वजहों से बूथ पर नहीं जा पाता है, न सिर्फ उसे ला पाएंगे बल्कि जो भी हम बैलेट, पोस्टल बैलेट की बात करते हैं या एनआरआई के लिए हम वोटिंग की जो बात कर रहे हैं, वहां पर भी इसका हम फायदा ले पाएंगे और वोटिंग परसेंटेज कहीं हम बढ़ा पाएंगे। इसमें दो तीन इश्यूज हैं जो अमित जी ने कहा, वो बहुत अच्छा बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। विश्वसनीय भी है और क्रिप्टो करेंसीज उसी पर चल रही हैं। लेकिन अभी आप देखिए गुजरात में 2010 से इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन वोटिंग म्युनिसिपल इलेक्शन में की गई है, लेकिन 1-2% से ज्यादा लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है वोटर्स में, लोग आते नहीं है सामने कि हम इसका उपयोग करेंगे, और ज्यादातर लोग बूथ पर जाकर अभी भी वोट कर रहे हैं। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं इसके लिए। दूसरी चीज इसमें यह है कि पार्टीज को और कैंडिडेट्स को उनको विश्वास कैसे दिलाया जाए जब उनके सामने हर चीज है। ईवीएम चैलेंज किया गया है कि आप किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट करके बता दीजिए। उन सब के बावजूद भी जब भी कोई पार्टी या कैंडिडेट हार जाते हैं तो ईवीएम की विश्वसनीयता पर वो तुरंत प्रश्न उठाने लगते हैं, तो वो भी एक हमेशा के लिए प्रश्न रहेगा। तीसरी चीज इसमें यह है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आप कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन में एक आईडी और वो क्रिएट कर दिया जाएगा, उसमें जो वोटर की वल्नरेबिलिटीज हैं उनको कैसे आप चेक करेंगे। जैसे देखिए एनआरआई फिर भी समर्थ लोग हैं, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स जो अपना घर छोड़ के अपने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वो भी इसकी मांग करेंगे और उन्हें वहां देना होगा। ये फंडामेंटल राइट की तरह एक से हो जाएगा कि भाई जब एक टेक्नोलॉजी है तो हमें क्यों नहीं। तो उनका वोट, उनका आईडी या उनका किसी भी तरह का आपने अलग से कुछ क्रिएट किया हुआ है, तो वो जो सबल है, जिसके कंट्रोल में उनके पेपर्स हैं, पासपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उसके हाथ जा सकता है, कोर्सन में वो वोट हो सकता है। इसीलिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इज द ओनली वे कि जब तक वो खुद आदमी आके आइडेंटिफाई अपने को नहीं करता है वो वोट नहीं डाल सकता है। उसके बाद वो अपनी चॉइस से वोट करे या किसी दबाव में करे, उसके लिए कोई प्रबंध करना संभव नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को पहले अच्छी तरह से ट्राई करना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग में सबके साथ डिस्कस करना चाहिए, सबके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए ताकि इसकी विश्वसनीयता को स्थापित किया जा सके, और उसके बाद पायलट बेसिस पे कुछ बाई इलेक्शन में या कहीं चुनिंदा वोटर्स के लिए इनॉग्रेट करना चाहिए, और जब वो सफल हो जाए तो उसके बाद फिर इसको लार्ज स्केल इलेक्शन जैसे असेंबली इलेक्शन है या पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें लागू करना चाहिए, और मुझे लगता है ये हो सकेगा। अमित, जैसे कि ओपी रावत साहब कह रहे हैं कि अगर हम गुजरात का एग्जाम्पल देखें, और 10 साल का एक लंबा वक्त होता है, छोटा वक्त नहीं है एक्सपेरिमेंट के नज़रिए से और मतदाताओं के ट्रस्ट को बिल्ड करने के नज़रिए से, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरेस्ट या वो क्या ट्रस्ट डेफिसिट रहता है जब तक मतदाता खुद नहीं देखता पोलिंग बूथ पर जाकर, जिसके चलते इस तरीके के जो मोड हैं वो उतने प्रभावी नज़र नहीं आते भारत जैसे देश में। हालांकि दुनिया के कई सारे देशों में डिजिटल मोड ज़्यादा प्रभावी हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। देखिए कविंद जी, होता क्या है कि मेरे ख्याल से ये जो गुजरात वाला डिसीजन था ये समय से पहले लिया गया डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कई बार टेक्नोलॉजी पर भी ट्रस्ट आने में समय लगता है। ब्लॉकचेन को भी या इसको बिटकॉइन को भी 10-12 साल ही हुए हैं, और उतने उस समय यदि कोई टेक्नोलॉजी लाई थी जो कि वोटिंग के लिए यूज हो रही थी, क्या वो ब्लॉकचेन बेस्ड थी या दूसरी कोई टेक्नोलॉजी यूज की गई थी और उस पर क्या भरोसा हो सकता था। 10 साल में भारत में भी काफी परिवर्तन आए हैं। लोगों ने देखा है कि डिजिटाइजेशन कैसे अब और प्रभावी हो गया है। पहले लोग इतना पेमेंट्स वगैरह भी नहीं करते थे, लेकिन अब भरोसा बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब वक्त थोड़ा सा बदला है,
लोग शायद अब ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे उसको। 10 साल पहले वाले सिचुएशन अब नहीं है। हाँ, बात में बिल्कुल एग्री करता हूं कि हर कोई नहीं करेगा। एक और जो बड़ा चैलेंज होता है कि सिर्फ वोटिंग कर देना सफिशिएंट नहीं होता है। जैसे कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज की डेट में कोई घर में बैठ के किसी को जबरदस्ती, उसकी सिक्योरिटी आप कैसे करोगे कि वो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकिन वो खुद सिक्योर नहीं है, उसको किसी ने कब्जा कर रखा है, उसको थ्रेटन किया जा रहा है या पूरे मोहल्ले को कोई थ्रेटन कर रहा है। अभी क्या होता है कि जब एक पोलिंग बूथ होता है तो वहां पे सिक्योरिटी होती है, आप एक प्रॉपर विजिलेंस होता है और उसके अंदर आप वोटिंग कर रहे हो तो आप सेफ फील करते हो, कॉन्फिडेंटली वोट करते हो। ये सारे चैलेंजेस भी आ जाएंगे क्योंकि ये जो भारत देश है ये अजीब तरीके के इसमें चैलेंजेस होते हैं। आप जितना टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करोगे लेकिन ह्यूमन आदमी अल्टीमेटली वल्नरेबल होता है। जब उसको पैसा देके खरीदा जा सकता है, प्रलोभन देके खरीदा जा सकता है, डराया भी जा सकता है, घर जाके वोटिंग कराई जा सकती है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उनको कैसे आप कैटर करोगे वो भी एक चैलेंजेस है। टेक्नोलॉजी से आप पहले मेरे ख्याल से जैसा सर ने बोला कि ऐसे लोगों को जोड़ें जो लोग एनआरआई हैं या जो लोग डिफेंस के हैं या जो लोग मेरे ख्याल से टेक्निकली साउंड है और उसको उस पर भरोसा कर पाएंगे। मेरे ख्याल से एक बार उनका जुड़ाव होगा तो अपने आप इफेक्टिव वोट परसेंटेज बढ़ेगा और ये हिट्रोजीनियस तरीके से ही जाएगा। एकदम से आप स्विच ओवर नहीं कर सकते, आपको सारे मोड ऑफ वोटिंग रखने पड़ेंगे। जो ईवीएम है वो चलेगा और ये धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज में जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तब ईवीएम का नंबर्स कम होते जाएंगे और शायद इनके नंबर बढ़ेंगे। तब तक और भी बहुत सारी डिजिटाइजेशन प्रभावी तौर पर हो जाएंगी मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से जो बाकी चैलेंजेस हैं वो हम इनकाउंटर कर लें क्योंकि हमें उनकी लोकेशन भी पता होती है उस समय जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर रहा होता है, कहाँ बैठ के कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। एनोनिमाइज आप कर सकते हो एक आईडी के थ्रू, लेकिन इन सारे पैरामीटर्स को यूज किया जाएगा कि हाँ ये बंदा वही है, इसी बूथ का है, यहीं से वोट कर रहा है, कहीं और से कर रहा है, तो क्या उस समय मतलब उसकी लोकेशन वो होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ना सिर्फ बायोमेट्रिक, पर मेरे ख्याल से आपके जैसे पहले सिम कार्ड को आधार से लिंक किया गया था, ये बहुत जरूरी और बहुत इफेक्टिव तरीका था मेरे ख्याल से। चूंकि वो उसको हटाना पड़ा उस वजह से साइबर क्राइम बढ़ा है। उस वजह से आज की डेट में कोई भी क्रिमिनल कहीं से भी फर्जी केवाईसी से सिम कार्ड ले आता है, लेकिन अमित यहाँ मामला ये है हथियार बन जाता है। चुनाव तो कुछ ऐसे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि सरकार बनाने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का एकमात्र रास्ता है। यहाँ पर 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं, चुनाव आयोग, मतदाता और पॉलिटिकल पार्टियां। अब सवाल ये कि तकनीक की तरफ हम बढ़े जरूर हैं और जैसा कि कहा रावत साहब ने, और हर दौर में ये दिखता है कि जो भी पार्टी हारती है चुनाव में वो उन तकनीक के इस्तेमाल को गलत बताती है और वापस बैक टू स्क्वायर या मैं कहूँ कि मतदाता पत्र के जरिए चुनाव की तरफ बढ़ना चाहती है। लेकिन सवाल ये कि क्या अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखें तो इतनी पारदर्शी और ट्रस्टवर्दी होगी कि ये तीनों स्टेक होल्डर उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाए? देखिए बिल्कुल होगी, क्योंकि आप ब्लॉकचेन को एज एन एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला है और उसका यूज ऐसे ऐसे सेंसिटिव जगह पर हो रहा है जहां पर ट्रस्ट बहुत बड़ा इशू होता था। जितने भी इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं वो भी अब क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड किए जा रहे हैं। तो अब वोटिंग भी एक मेरे ख्याल से ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का इशू रहता है, उसमें ये चीज बिल्कुल इफेक्टिव होगी। जैसा कि मैंने कहा हर आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक ट्रांजिशन होगा इवेंचुअली। मेरे ख्याल से एक अच्छे खासे नंबर ऑफ लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, कन्वीनियंस की वजह से भी करेंगे और उसका तुरंत जो आप देखोगे कि रिजल्ट्स की आप कहीं भी बैठ के कैसे भी ऑथराइज्ड होकर वोटिंग कर सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज है जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी को वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है बार बार, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। टेक्नोलॉजी में हर चीज की इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। यदि कुछ भी आपको फ्लॉ मिलता है कि नहीं कुछ ऐसा हुआ है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करके आप एक्चुअली वहां तक पहुंच सकते हो कि हाँ भाई इसमें कोई गड़बड़ी या हुई थी या कुछ ऐसा संदेश है, तो उसको दोबारा कराया जा सकता है। अदरवाइज जो नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं उसमें दोबारा पूरा का पूरा वोटिंग कराना या इस तरह के निर्णय लेना काफी कॉस्टली होते हैं, जो मेरे ख्याल से यहाँ वैसा दिक्कत नहीं होगी। रावत सर, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ नज़र आती है कि जब बूथ की बात करते हैं, किसी एक बूथ में अगर कोई दिक्कत आती है, वहाँ पर आरोप लगते हैं, तमाम स्टेक होल्डर संतुष्ट नहीं है, तो आप उस बूथ में पोलिंग की बात करते हैं। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं और तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए वो जो ट्रस्ट, वो जो भरोसा है उसको मेंटेन करना, और अगर वहाँ पर कहीं लूप होल्स आते हैं तो उसको दोबारा से उसको रिविजिट करना मुश्किल होता है।
एक्चुअली ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी रियलाइज की थी और 2013 में ऑर्डर किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप इसमें वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल लगाइए ईवीएम में, तभी वोटर को विश्वास होगा और वो प्रोसेस को देख सकेगा कि उसका वोट वाकई उसी व्यक्ति को या उसी पार्टी को गया है जिसको वो चाहता है। अब वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल आ जाने के बाद हमारे पोलिंग स्टेशन में ये 100% सुरक्षित हो गया है। हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, 5 साल तक वो भी रह सकता है और वोटर को भी मालूम है कि उसने जिसको वोट दिया है उसी को वोट गया है। तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम अब बन गया है और जब भी आप चाहें हार्ड कॉपी से वेरीफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंट से कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद भी हारे हुए कैंडिडेट और हारी हुई पार्टियां ईवीएम पर और वीवीपैट सिस्टम पर सवाल उठाने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, तो इसलिए सवाल तो हमेशा उठेंगे। दूसरी चीज यह है कि ब्लॉकचेन जो है वो अभी तक मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज में यूज हुआ है। दूसरा, इस कारण से लोगों के मन में ये शुभा पैदा होना स्वाभाविक है कि करेंसी वाली चीज को अगर इलेक्ट्रॉनिक मतदान में यूज किया जा रहा है तो क्या वोट खरीद फरोख्त नहीं हो सकेंगे इससे? क्या वो ब्लॉकचेन के माध्यम से ही आपस में ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे? ऐसे कई भ्रांतियां उनमें आएंगी। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा शिक्षा देने की, अवेयरनेस रेज करने की जरूरत होगी। सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें विश्वास बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब करना होगा। उनके साथ लगातार बैठक करनी होगी, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, तभी मुझे लगता है कि इस दिशा में कुछ सार्थक पहल हो सकेगी। लेकिन रावत सर, जो इनिशियली दिखता है, क्योंकि जैसे कहा अरोड़ा साहब ने कि एक पायलट प्रोजेक्ट होगा 2024 में और कुछ रीजन या कुछ वोटर्स के लिए हम ये ट्रायल बेसिस पर होगा, क्या जो अब तक मंशा रही, चाहे हम एनआरआई की बात करें या जो सर्विस में लोग होते हैं, सेना में लोग होते हैं जिनके लिए हम पोस्टल बैलेट की बात करते हैं, शुरुआत अगर वहाँ से होती है तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और भरोसा बढ़ सकता है, या फिर कुछ और रास्ते इसके लिए आपको लगता है कि मौजूद हैं? नहीं, रास्ता तो हमेशा यही अपनाया जाता है। जैसे ई पोस्टल बैलेट हम लोगों ने पोस्टल बैलेट को रिप्लेस करने के लिए सर्विस वोटर्स से ही शुरू किया और उसको सर्विस वोटर्स ने बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया। मतलब मैंने बताया आपको हिमाचल में कहाँ 2% सर्विस वोटर्स पार्टिसिपेट कर पाते थे, तो 2017 के इलेक्शन में 67% सर्विस वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए शुरुआत तो वहीं से होगी और शुरुआत पायलट बेसिस पर ही की जाती है। छोटे इलेक्शन में, किसी बाई इलेक्शन में या कहीं ऐसी जगह जहां 1000-2000 लोग ही वोट कर सकते हैं ब्लॉकचेन या ऑनलाइन, उस जगह से शुरू किया जाता है ताकि उसमें अध्ययन किया जा सके कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के संशय लोगों के मन में आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो सभी अध्ययन करके उनके सारे जो चेंजेस करने हैं उस सिस्टम में वो करके फिर इसको लार्ज स्केल पर ही आगे आप अनवेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रक्रिया वो सही अपना रहे हैं। बस यह है कि जरूरत इस बात की होगी कि अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी सभी स्टेक होल्डर्स की और विश्वसनीयता कायम करने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब प्रयास करने होंगे। अमित, क्योंकि कोई भी तकनीक है और ख़ासतौर पर आज के इस युग में हैकिंग या उसका दुरुपयोग हमने देखा वर्ल्ड वाइड, और कोई भी ऐसी तकनीक अब तक नहीं दिखती जो कि फुल प्रूफ हो, जिसके दुरुपयोग की आशंका ना हो या जहां पर घुसपैठ नहीं कर पाते हो हैकर्स। ऐसे में चुनाव जैसे महत्वपूर्ण, मैं कहूं कि एक उत्सव में भारतीय लोकतंत्र में, क्या तकनीक के सहारे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना ज़्यादा रिस्की है और हमें उतना ही बढ़ना होगा जितनी बहुत ज़्यादा उस वक्त समय की मांग या ज़रूरत हो? आपका जो डर है बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज हैक हो सकती है, लेकिन उसको हैक करने के जो तरीके होते हैं उन्हीं को हम लोग कर्टेल करते हैं। जब मैं कहता हूं कि भारतीय ईवीएम हैक नहीं हो सकती, तो कॉन्फिडेंस इसलिए कह पाता हूं क्योंकि उसमें ऐसी कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं जिसके थ्रू आप उससे बाहर बैठ के कम्युनिकेट कर सकें, पहली चीज। दूसरा, यदि आप फिजिकली भी उसको चेक करते हैं तो उसमें जो पोर्ट्स होते हैं वो भी सारे प्रोप्राइटरी हैं, वो केबल बाहर भी नहीं मिलती, तो आप उससे कनेक्ट कर ही नहीं सकते अपने लैपटॉप को। तो इस तरह की जो, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है कि एक ईवीएम में सिर्फ लिमिटेड वोट होंगे, और उसके बाद आप देखोगे जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है प्रोसेस की, जब जाता है वहां पर कितने लोग चेक करते हैं, सील्ड होता है, उसको करके एक्चुअली हैकेबिलिटी को खत्म किया जाता है। कोई भी ऐसा लूपहोल ना छोड़ा जाए जिससे वो हैक हो सके। वायरलेस तो आपने खत्म ही कर दिया क्योंकि उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो जो भी सवाल उठे थे वो लोग सोचते हैं जैसे कंप्यूटर की तरह होता होगा, वैसा नहीं होता ही। तो मेरे ख्याल से आप ये जब किसी सिस्टम के लिए प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो उस प्रोसेस के थ्रू वो सारे चांसेस को भी खत्म करते हैं। यहां पर भी जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम कुछ प्रोसेस बनाएंगे
और वो प्रोसेस ये भी होंगे कि हर चीज को, जैसे कि वीवीपैट है, वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही का है कि किसी को शक हुआ तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं, उसको दोबारा काउंट कर लेते हैं, हमारे पास प्रूफ है कि भाई क्या किसने किसको दिया था, तो वो भी होता है। लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी तरह इस टेक्नोलॉजी का जब आवागमन होगा, आएगा और सिस्टम आएगी, तो कई बार सवाल खड़े होंगे, वापस रूट कॉज एनालिसिस करना होगा। हो सकता है एक ही कंस्टिट्यूएंसी में दो बार वोटिंग करानी पड़े, चार बार करानी पड़े, देखिए भाई हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है और कोई वेरिएशन नहीं है। मेरे ख्याल से ये सिचुएशन आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी को हैक करने वाली बात है, खास तौर से ब्लॉकचेन की, बता दूं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक है। यदि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का किसी को हैक करना है और वर्ल्ड वाइड दुनिया में मान के चलते हैं 10 मिलियन लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, तो आपको 51% से ज्यादा लोगों को एक साथ एक ही समय पे हैक करना पड़ेगा, तब जाके उसमें कुछ आप कर पाओ। तो चूंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है। इसको हैक करना इतना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो संभव ही नहीं है कि आप 50 लाख 51 लाख लोगों को एक साथ एक ही समय पे हैक कर लो, जबकि वो अलग अलग जगह, आपको पता भी नहीं वो कहाँ, कौन सा बंदा कहाँ बैठ के वो ऑपरेट कर रहा है उसको। तो इस वजह से जितना आप डेमोक्रेटाइज कर दोगे, जितना आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर दोगे सिस्टम, हैकेबिलिटी खत्म, जो उसकी जो चांसेस हैं कम हो जाते हैं। मेरे ख्याल से वो प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा और मुझे लगता है कि एक बार भारत शुरू करेगा तो इस चीज को बेंचमार्क बना के शायद बाकी लोग भी आशान्वित होंगे, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो शायद हमने पहले की हैं और बाहर लोग फेल हो गए, लेकिन हम सक्सेसफुल रहे उस चीज को करने में। ओके, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और ओपी रावत सर आपका हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए असल में किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल चुनाव में बढ़ा है और वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि पारदर्शिता और जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो मतदाता हो, राजनीतिक दल हो या फिर चुनाव आयोग, उनका ट्रस्ट, उनका जो भरोसा है वो बढ़े, उसमें किसी भी तरीके का कोई अंदेशा ना है। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।